पिछले दिन क्या पढ़े थे हम लोग? केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, हेडिंग बनाइएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसके बाद उसको कर लेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर हिंदी इसका क्या होता है? परमाणु। ये चैप्टर में लिखवाए हैं कि नहीं लिखवाए हैं? नहीं लिखवाए हैं। आप नहीं आई होंगी, हो सकता है। परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, नहीं लिखाए हैं? हाँ, एकदम आना ही आना है यहाँ से क्वेश्चन। 1 से 2 प्रश्न बनेगा ही बनेगा, एकदम 100%। एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, परमाणु संरचना। अब इसको समझना, देखो एटम जो वर्ड है, एटम, तो इस वर्ड में ही इसका सारा मतलब छुपा हुआ है। यदि हम लोग अगर बात किया जाए कि एटम शब्द सही है या गलत है, तो क्या कहिएगा? गलत है। एटम शब्द जो है वह अपने आप में क्या है? गलत है। इसका जो मतलब निकलना चाहिए वो नहीं निकल रहा है। यहां पर ए वर्ड का मीनिंग क्या होगा? नॉट। और टॉम का मतलब क्या होता है? बाइट। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डाल्टन। क्या नाम था? डाल्टन, जॉन डाल्टन। तो जो जॉन डाल्टन आए तो उन्होंने यह जो एटम शब्द दिया, उसके पीछे का तात्पर्य उनका वह था कि कोई भी पदार्थ जिसे आप बांट नहीं सकते हैं, खंड टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। तो एटम वहीं से लिया गया। लेकिन बाद में अलग अलग वैज्ञानिक आए और डाल्टन के इस थ्योरी को क्या किया? उन लोगों ने गलत किया, गलत साबित किया। लेकिन एटम शब्द में कोई परिवर्तन बाद में भी जाकर के नहीं किया गया, कोई बदलाव नहीं किया गया। आज भी हम लोग वही पढ़ते हैं। ठीक है, तो डाल्टन से भी पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ऋषि कणाद। क्या नाम था? ऋषि कणाद। सबसे पहले अंतर केवल उतना ही था कि ऋषि कणाद जो थे उन्होंने एटम शब्द का प्रयोग नहीं किया था। किस शब्द का प्रयोग किया था? परमाणु शब्द का प्रयोग किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि परमाणु शब्द देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो ऋषि कणाद थे। ठीक है, और जब डाल्टन आया तो उसने परमाणु न कह करके इस परमाणु को क्या कह दिया? एटम कह दिया। और एटम का जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वह किसने दे दिया? किसने दिया? डाल्टन ने दिया। ऋषि कणाद ने कहा था, ऋषि कणाद ने भी परिभाषा दी थी, लेकिन भारत के वैज्ञानिक थे तो कुछ खास उनको मान्यता नहीं मिली। उन्होंने भी कहा था कि परमाणु जो होते हैं वो पदार्थ के अविभाज्य कण होते हैं। परमाणु क्या होता है? पदार्थ का अविभाज्य कण, जिसको विभाजित नहीं कर सकते हैं। डाल्टन आकर के बस इसी को अंग्रेजी में बोल दिया, एटम आर दी फंडामेंटल पार्टिकल विच कैन नॉट बी डिफरेंशिएट इनटू अनदर पार्टिकल। पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसको खंड टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? एटम कहा जाता है। आई बात समझ में? तो यदि आपसे पूछा जाए कि परमाणु शब्द किसने दिया था, तो वहीं से शुरू करते हैं। लिखिएगा, टर्म परमाणु वाज गिवन बाय ऋषि कणाद। परमाणु शब्द ऋषि कणाद द्वारा दिया गया। परमाणु शब्द ऋषि कणाद द्वारा दिया गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, टर्म एटम वाज क्वाइंड बाय डाल्टन। दे या ही लिखना, ही स्टेट दैट एटम्स आर दी undivisible particle of
मैटर। हिंदी वाले लोग लिखेंगे एटम शब्द डाल्टन द्वारा दिया गया। एटम शब्द डाल्टन द्वारा दिया गया, जिसका मतलब पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, जिसका मतलब पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब देखो यहां पर परमाणु जो शब्द था उसका भी मतलब कुछ ऐसा ही था। परमाणु जो शब्द है यह दो शब्दों को मिला करके बना है। कौन कौन से दो शब्द हैं? पहला शब्द है इसमें परम और दूसरा क्या है? अणु। ठीक है। परम मतलब क्या हो जाएगा? सबसे छोटा, और अणु का मतलब क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल, यानी सबसे छोटा मॉलिक्यूल। तो यह भी शब्द अपने आप में सही था, भले ही बाद में इनको मान्यता नहीं मिली। लेकिन डाल्टन जब आया तो उसने पहला बार परमाणु के संरचना के बारे में जिक्र किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि परमाणु संरचना के बारे में बताने वाला पहला वैज्ञानिक कौन था, तो क्या कहेंगे? डाल्टन था। उसने परमाणु के शेप को कैसा बताया? राउंड शेप। कैसा बताया? राउंड शेप। लिखेंगे अगला पॉइंट, एटम्स आर राउंड शेप स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉन्स revolve into their outer orbits। परमाणु वृत्तकार संरचना वाले होते हैं। वृत्तकार संरचना वाले होते हैं। वृत्तकार संरचना वाले होते हैं तथा इनके बाहर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ में गति करता है। वृत्तीय पथ में गति करता है। हो गया। अब देखो इतना इंफॉर्मेशन सब किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। इसलिए डाल्टन को क्या बोलेंगे? फादर ऑफ एटम। तो लिखेंगे डाल्टन इज नोन एज फादर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। डाल्टन को परमाणु संरचना का जनक कहा जाता है। डाल्टन को परमाणु संरचना का जनक कहा जाता है। हो गया। तो डाल्टन ने क्या कहा? एटम एंड अनडिविजिबल पार्टिकल हैं। लेकिन आगे चल करके डाल्टन के इस थ्योरी को क्या किया? अलग अलग वैज्ञानिकों ने गलत साबित कर दिया। एक वैज्ञानिक आए कौन? जे थॉमसन। दूसरा कौन आया? रदरफोर्ड। तीसरा कौन आया? मैक्सवेल। चौथा कौन आया? नील्स बोर। तो जैसे जैसे अलग अलग वैज्ञानिक आते गए, डाल्टन के इस थ्योरी को क्या करते गए? गलत करते गए। ठीक है। सब लोगों ने इसे क्या करा? रॉन्ग प्रूफ किया। तो लिखेंगे एट प्रेजेंट टाइम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी proved wrong because an atom can be divided into many subatomic particles like
इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मेसोन, बोसोन, न्यूट्रीन, एक्सेट्रा। हिंदी वाले लोग लिखेंगे वर्तमान समय में डाल्टन की परमाणु संरचना गलत साबित हुई क्योंकि एक परमाणु को कई भागों में विभक्त कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसोन, बोसोन, पॉजिट्रॉन इत्यादि। हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, दी सेंटर ऑफ एटम contain nucleons in which proton and neutron placed। हिंदी वाले लोग लिखेंगे परमाणु के नाभिक को न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, जिसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, दी मास ऑफ एन एटम इज ड्यू टू इट्स न्यूक्लियस। एक परमाणु का भार उसके नाभिक के कारण होता है। एक परमाणु का भार उसके नाभिक के कारण होता है। हो गया। परमाणु का भार एक उसके नाभिक के कारण होता है। एंड एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एक परमाणु कॉमा देखिए, एक परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। एक परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। अब यहां पर ध्यान दोगे, वर्तमान समय में डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी को गलत किया गया। कैसे? तो उसके अंदर पाए जाने वाले अलग अलग चीजों को खोज करके। जैसे ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? थॉमसन ने। किसने बताया था? थॉमसन ने, जे थॉमसन ने। ये प्रोटॉन है, इसके बारे में सबसे पहले बताया गोल्डस्टेन ने। किसने बताया? गोल्डस्टेन ने बताया। ये जो न्यूट्रॉन है, इसके बारे में चैडविक ने बताया। अलग अलग वैज्ञानिक आए और इसके बारे में विस्तृत जानकारियां देते गए।
पोजिट्रॉन जो है इसके बारे में बताया एंडरसन ने, मेसोन जो है इसके बारे में बताया युकावा ने, ठीक है। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने आकर के इन सारे चीजों के बारे में जानकारी दी, तो माना गया कि एक एटम को अलग अलग भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो डाल्टन का परमाणु संरचना यहाँ गलत होता है। उसके बाद है एटम का जो सेंटर होता है उसको न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। एग्जाम में कई बार प्रश्न आया है कि निम्नलिखित में से किसे न्यूक्लियॉन कहा जाएगा। ऑप्शन ऐसे दे देगा आपको, पहला ऑप्शन मान लो दे देगा इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑप्शन दे देगा प्रोटॉन, तीसरा ऑप्शन दे देगा न्यूट्रॉन, चौथा ये ऑप्शन ए है, बी है, सी है, और डी में आपको दे देगा बी एंड सी बोथ। तो आप क्या कहेंगे आंसर? डी कहेंगे, बी एंड सी बोथ। न्यूक्लियॉन्स किसे कहा जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, क्योंकि ये परमाणु के नाभिक में न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, ठीक है। जबकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वह क्या करता है? अलग अलग पथों में वृत्ताकार रूप से हमेशा क्या करेगा? घूमेगा। और सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो चुपचाप होता है। कई बार प्रश्न ये भी आया है कि परमाणु का जो भार होता है, वेट होता है, वो किसके कारण से होता है? तो याद रखोगे, एटम का कभी भी भार उसके बाहरी कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉन के कारण से कभी नहीं होगा। एटम का जो भार होता है वह किसके कारण से होता है? उसके न्यूक्लियस के कारण से होता है, नाभिक के कारण से होता है। एग्जाम्पल के रूप में मान लो आपको झूले पर बैठा दें, ठीक है, एक झूला है इस तरह से, बड़ा वाला झूला झूले हो ना जी, जो ऐसे ऐसे घूमते रहता है, तो इस झूले पर अगर आपको बैठा दिया जाए, वृत्ताकार रूप से यह घूम रहा है, तो यहां आप बैठे रहोगे तो आपके बॉडी का जो वेट होगा, अब यहां आओगे तो आपके बॉडी का जो वेट होगा यहां पर होगा, वह सब एक ही होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। तो जहां आप जाते रहोगे वहां पर उसका आपका वेट ग्रेविटी के कारण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण क्या होते रहेगा? चेंज होते रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वह कहां घूम रहा है? वृत्तीय पथ पर लगातार परिक्रमण कर रहा है, घूम रहा है। इस कारण से एक एटम का एग्जैक्ट वेट उसके इलेक्ट्रॉन के कारण से नहीं निकाल सकते हैं। यह भी बात सही है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन दोनों क्या होता है? बराबर होता है। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन लगातार क्या कर रहा है? घूम रहा है, इस कारण से इसके वेट को हम लोग एटम के वेट में कंसीडर नहीं करते हैं। जब भी एटम के वेट की बात आएगी तो आप क्या कहोगे? उसका वेट किसके कारण है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर एक परमाणु का भार होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? यही बात लिखा गया है, द सेंटर ऑफ एटम कंटेन न्यूक्लियस इन विच प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्लेस्ड। आगे क्या है? मास ऑफ एन एटम इज ड्यू टू इट्स न्यूक्लियस एंड एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम्स जो होता है विद्युतीय रूप से कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। अच्छा बताओ, जो एटम होता है उसको अगर कभी रिएक्ट करना है, रिएक्शन में भाग लेना है, तो रिएक्शन में भाग कौन लेता है? उसका सबसे बाहरी ऑर्बिट लेता है या फिर ये सब लेते हैं? सबसे बाहरी ऑर्बिट, ठीक है। एटम का जो आउटर ऑर्बिट है यही केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। और इलेक्ट्रिकली रूप से एटम जो होता है वह कैसा होता है? तो न्यूट्रल रहता है, उदासीन रहता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे लिखिएगा, सब मिलेगा, आगे मिलेगा, एक एक करके सब पर आएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम आर। परमाणु के मौलिक कण निम्न हैं। परमाणु के मौलिक कण निम्न हैं। पहला लिखिएगा परमानेंट फंडामेंटल पार्टिकल। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? अस्थाई मौलिक कण। अस्थाई मौलिक कण, तो कौन कौन सा है अस्थाई मौलिक कण? केवल 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यह परमानेंट फंडामेंटल पार्टिकल है। और दूसरा एक होगा टेम्पोररी फंडामेंटल पार्टिकल। टेम्पोररी फंडामेंटल पार्टिकल, इसको क्या कहेंगे? अस्थाई मौलिक कण। अस्थाई मौलिक कण, इसमें कौन कौन सा आ जाएगा? बाद बाकी जितना है, ठीक है। मेसॉन आ जाएगा,
पोजिट्रॉन आ जाएगा, है ना, न्यूट्रिन आ जाएगा। इस सब को क्या कहा जाता है? अस्थाई मौलिक कण कहा जाता है। हो गया?
चलिए आगे बढ़ा जाए। तो फंडामेंटल पार्टिकल एटम के कौन कौन से हैं? 3। लाइट ऑफ कर दो, लाइट ऑफ कर दो। कौन कौन से हैं? 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और टेम्पोररी फंडामेंटल पार्टिकल में क्या क्या आ जाएगा? बाकी जितने भी पार्ट हैं एटम के वो सब आ जाएंगे। ठीक है। अब मान लो कोई एक एटम है, परमाणु है, तो उस परमाणु का अपना कुछ रेडियस होगा, होगा कि नहीं होगा? तो यह परमाणु का रेडियस हो गया, और कुछ एटम का भी रेडियस होगा, उसके इसका न्यूक्लियस का भी रेडियस होगा। तो क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से आता है कि एटम का जो रेडियस होता है उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो लिखिएगा, यहां 3 नहीं, यहां पर नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द रेडियस ऑफ एन एटम इज मेजर्ड इन, किसमें? एंगस्ट्रम। The radius of an atom is measured in angstrom. एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? 10 के पावर माइनस 10 मीटर। तो इसको लिख लेंगे, The radius of an atom is measured in angstrom. 1 angstrom is equal to 10 to the power minus 10 मीटर। हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, हिंदी वाले लोग लिख लें, परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या एंगस्ट्रम में मापी जाती है। एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम ब्रैकेट में लिख लेना उसका सिंबल, सिंबल लिख लेना, एंगस्ट्रम में मापी जाती है, एंगस्ट्रम में मापी जाती है। और एक एंगस्ट्रम बराबर 10 का पावर माइनस 10 मीटर। एक एंगस्ट्रम बराबर 10 का पावर माइनस 10 मीटर। परमाणु की त्रिज्या एंगस्ट्रम में मापी जाती है। एक एंगस्ट्रम बराबर 10 का पावर माइनस 10 मीटर। द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज मेजर इन फर्मी, हिंदी वाले लोग लिखेंगे नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या फर्मी में मापी जाती है, फर्मी में मापी जाती है। एक फर्मी बराबर 10 के पावर माइनस 15 मीटर। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। अगला पॉइंट लिखेंगे नोट में, न्यूक्लियस, नोट में लिखिएगा, न्यूक्लियस इज 1 लाख, ब्रैकेट में लिखिएगा 10 के पावर 5, न्यूक्लियस इज 1 लाख टाइम्स स्मॉलर देन इट्स एटम। नाभिक अपने परमाणु से, नाभिक अपने परमाणु से 1 लाख गुना, नाभिक अपने परमाणु से 1 लाख गुना 10 के पावर 5, 1 लाख गुना अधिक छोटा होता है, 1 लाख गुना अधिक छोटा होता है। आई बात समझ में? नहीं आया? परमाणु है, परमाणु के केंद्र में कौन रहेगा जी? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा पूछे, मान लो एटम का न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, निगेटिवली है या न्यूट्रल है? परमाणु का नाभिक पॉजिटिव है, निगेटिव है, न्यूट्रल है? पॉजिटिव है। कैसा होता है? पॉजिटिव है, न्यूट्रल नहीं है, पॉजिटिव है। और परमाणु का बाहरी वृत्तिकार पथ कैसा होता है? निगेटिव होता है। याद रहेगा ना? अब ये नहीं कि यहां पर न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रल समझ लीजिएगा, प्लस चार्ज है तो यह पॉजिटिव होता है। तो परमाणु का नाभिक पॉजिटिव होता है और बाहरी वृत्तीय पथ कैसा होता है? निगेटिव होता है।
अब यही वृत्तीय पथ है, आगे चल करके हम लोग इसमें देखेंगे कि जो नील्स बोर आए, नील्स बोर के बाद एक ऑफ बाउ लॉ हम लोग देखते हैं। ऑफ बाउ मेनली एक जर्मन का शब्द है, ठीक है, जर्मनी का एक शब्द है ऑफ बाउ। ऑफ बाउ, हम लोग स्कूल में थे तो ऑफ बाउ को आउ बाउ पढ़ते थे ठीक है, ऑफ बाउ पढ़े नहीं आता था तो आउ बाउ। ऑफ बाउ कहाँ का शब्द है? जर्मन का। इस ऑफ बाउ का मीनिंग क्या होता है? निर्माण। कभी लिखना नहीं, आगे मिलेगा, निर्माण करना, ठीक है। तो जब नील्स बोर आए और बाद में जब ऑफ बाउ नियम आया तो परमाणु का जो वृत्तीय पथ है उसे अलग अलग नामों से ये किया गया। दो चीज बनाया गया, एक ऑर्बिट और दूसरा एक सब ऑर्बिट, ठीक है। ऑर्बिट जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? के एल एम एन, और जो सब ऑर्बिट्स होते हैं उसे एस पी डी एफ, ठीक है। तो ऑर्बिट और सब ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है, उस इलेक्ट्रॉन को भरने के बारे में अगर हम लोग माने नील्स बोर का, तो नील्स बोर ने एक फॉर्मूला दिया था जो था 2n²। तो 2n² जो फॉर्मूला था नील्स बोर के द्वारा दिया हुआ, यह फॉर्मूला क्या बताता है कि आप के एल एम एन पर किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। बात आ रही है समझ में? और बाद में चल करके एक और वैज्ञानिक आया जिसका नाम था सोमरफेल्ड। कौन आया? सोमरफेल्ड। ये आए जब आपके नील्स बोर, तो उन्होंने 2n² दिया और के एल एम एन पर बात की। और जब यह सोमरफेल्ड आया तो इसने किस पर बात की? सब ऑर्बिट्स पर बात की। सब ऑर्बिट मतलब एस पी डी और एफ। तो नील्स बोर ने 2n² के आधार पर क्या बताया कि के पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? 2, एल पर 8, एम पर 18, एन पर 32। 2n² के बेसिस पर यहां n क्या है? नंबर्स ऑफ ऑर्बिट है। और सोमरफेल्ड जब आए तो उन्होंने कहा कि जो भी इलेक्ट्रॉन पहला ऑर्बिट में रहेगा उसके अगले ऑर्बिट पर 4-4 इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। जैसे s पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने? 2, इस पर p पर कितना जाएगा? 6, d पर 10, f पर 14। यह किनका थ्योरी था? सोमरफेल्ड का। तो जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का निकालते हैं तो वह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस पर आधारित होता है? सोमरफेल्ड के लॉ पर होता है, न कि नील्स बोर के लॉ पर होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या बात आती है? एसपीडीएफ, वो आप लोग बनाए होंगे ना, 1s2 2s2, ये सारा कुछ आगे मिलेगा। आई बात समझ में? तो यह सब ऑर्बिट्स होता है इस ऑर्बिट पर। जैसे अगर बात किया जाए के ऑर्बिट पर, तो के ऑर्बिट पर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बैठेगा वह कै गो बैठेगा? यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन बैठेगा और यह वृत्तीय पथ पर क्या करते रहेगा? घूमते रहेगा, ठीक है। यहां पर देखिए, उसके बाद देखिए यहां पर अगर अगले ऑर्बिट में आइए एल पर, तो एल पर कितना आ जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 3 4 5, और इस पर कितना आ जाएगा? 18। लास्ट पर कितना जाएगा? 32 जाएगा, ठीक है। तो ये सब चल करके आगे हम लोग देखेंगे। तो ये जो नाभिक होता है, इस नाभिक का अगर त्रिज्या आपको बतानी हो तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 10 के पावर -15 मीटर, ठीक है। और पूरा इस एटम का अगर रेडियस आपको यहां से मेजर करना होगा तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा? 10 के पावर -10 मीटर। और यह क्या होता है? किसके बराबर? 1 एंगस्ट्रॉम के। और ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 फर्मी के बराबर हो जाएगा। इतना याद रहेगा? आगे बढ़े, कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, छोटा सा हेडिंग बनाइएगा, एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल, परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल, एटॉमिक मॉडल। अब इसको समझिएगा। देखिए एटॉमिक मॉडल जो है, सबसे पहला एटॉमिक मॉडल देने वाले वैज्ञानिक जो थे, नाम था थॉमसन चचा, जे थॉमसन। तो थॉमसन का क्या एटॉमिक मॉडल था? लिखिएगा इसमें, लिखिएगा, थॉमसन assume an atom like a watermelon, like a watermelon, and he say
the red part of atom is proton and the black scattered seed into watermelon called इलेक्ट्रॉन। हिंदी वाले लोग लिखेंगे थॉमसन ने परमाणु को तरबूज के तरह माना और कहा कि परमाणु का और कहा तरबूज का लाल भाग प्रोटॉन है, तरबूज का लाल भाग प्रोटॉन है तथा इसमें पाए जाने वाले बीज इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, अगला एक और पॉइंट लिखिएगा, वाटरमेलन एटॉमिक मॉडल एंड प्लम पुडिंग मॉडल was given by Thomson हिंदी वाले लोग लिखेंगे सेम लिखो, वाटरमेलन एटॉमिक मॉडल तथा प्लम पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन एटॉमिक मॉडल तथा प्लम पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन एटॉमिक मॉडल तथा प्लम पुडिंग मॉडल थॉमसन द्वारा दिया गया था। जाओ, थॉमसन द्वारा दिया गया था, हो गया। तो क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से आता है कि वाटरमेलन एटॉमिक मॉडल या फिर प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। अब देखिए, वाटरमेलन एटॉमिक मॉडल का अगर बात किया जाए तो इन्होंने थॉमसन ने पूरा एटम को क्या कहा कि एटम क्या होता है एक तरबूज देखे हो, देखबे की हो, खाली ऐसा ही होता है ना। इसका ब्रश छोटा दिया है, ये पूरा का पूरा क्या बन गया, तरबूज है ना। इसके बाहर क्या होता है, ग्रीन कलर का, इसका एस्केलरेन का ही मां, ठीक है। और इस तरबूज में क्या होता है, ब्लैक सीड, रेड सीड होता है। ये सब क्या बन गया, किसका एटॉमिक मॉडल है, ये थॉमसन का, ठीक है। इनके एटॉमिक मॉडल को गलत कौन बताया, रदरफोर्ड, ठीक है। देखो बताओ किसमें गलती कहां है, वाटरमेलन एटॉमिक मॉडल कैसे गलत है, समझाओ। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर ऑर्बिट्स में होता है, और ये क्या कह दिए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, सेंटर पर, ठीक है। उनको दिखा था इलेक्ट्रॉन खोजा था उन्होंने, लेकिन ये नहीं बताया था कि वो वृत्तीय पथ पर गति करता है। क्या कहा था कि तरबूज के अंदर में बिखरा हुआ होता है, अलग अलग जगह पर स्कैटर्ड होता है, लिखवाया है ना, स्कैटर्ड सीड कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता भी कौन थे, इन्होंने किया था, और कहा था कि ये जो होता है तरबूज का जो पूरा का पूरा लाल भाग कह दिया था, वो प्रोटॉन थोड़ी होता है, प्रोटॉन कहाँ होता है, नाभिक में होता है। तो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल क्या है, सही है कि गलत है, गलत है, लेकिन फिर भी पढ़ना है अपने को, यही दुर्भाग्य है अपना। जब गलत किया था तो सिलेबस से हटा देना चाहिए,
क्या जरूरत है पढ़ाने का, लेकिन पढ़ना है, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, तो तरबूज का यह लाल वाला पूरा भाग है, इसको आप क्या कहिएगा, तरबूज का लाल वाला भाग यह क्या कहलाएगा, प्रोटॉन, प्रोटॉन, और यह क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यह मॉडल थॉमसन का था जो कि गलत था। आगे चल करके एक और मॉडल कौन सा दिया इन्होंने, प्लम पुडिंग। क्या दिया, प्लम पुडिंग। तो प्लम पुडिंग क्या होता है, पूरे के पूरे एटम को उन्होंने क्या मान लिया, एक डोनट्स मान लिया। जैसे आप खाए होंगे, केक वगैरह खाते होंगे, ठीक है, तो पूरा का पूरा एटम उन्होंने क्या कहा कि केक होता है, या मान लो क्या हो गया, केक हो गया, डोनट्स हो गया। और डोनट्स में आप क्या क्या डालते हो, तो काजू किशमिश बादाम पिस्ता ये सब डालते हैं। तो इसके अंदर में क्या है, या मान लो काजू है, इसके अंदर में और क्या है, बादाम है, और क्या है, पिस्ता बच गया, वो भी डाल देते हैं, पिस्ता हो गया। तो डोनट्स का यह जो बाहरी भाग है, जो मैदा वाला भाग है, इसको इन्होंने क्या कहा, क्या कहा, प्रोटॉन। और इसके अंदर काजू पिस्ता बादाम जो है उसको क्या कहा, इलेक्ट्रॉन। तो प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन एटॉमिक मॉडल किसका था, जे थॉमसन का था। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को गलत करने वाले वैज्ञानिक का नाम आता है, जिनका नाम था रदरफोर्ड। तो अगला पॉइंट लिखिएगा, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु संरचना सिद्धांत या रदरफोर्ड का सिद्धांत, रदरफोर्ड का परमाणु संरचना सिद्धांत हो गया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखिएगा एक पॉइंट, फिर समझा देते हैं। पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा, रदरफोर्ड गेव अल्फा स्कैटरिंग मॉडल। हिंदी वाले लोग लिखेंगे, रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन का सिद्धांत दिया। अल्फा प्रकीर्णन, अल्फा प्रकीर्णन का सिद्धांत दिया। प्रकीर्णन का मतलब क्या है, यहां पर स्कैटरिंग, अल्फा स्कैटरिंग। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा, रदरफोर्ड प्रोड्यूस अल्फा रे, ऐसे लिखना, रदरफोर्ड प्रोड्यूस 20,000 20,000 अल्फा रे फ्रॉम रेडियम एंड pass that alpha ray from a thin sheet of gold and gave pass this and gave following इंफॉर्मेशन। हिंदी वाले लोग लिखेंगे, रदरफोर्ड ने 20 अल्फा किरणों को, सॉरी 20,000 20 के, रदरफोर्ड ने 20,000 अल्फा किरणों को रेडियम तत्व से तैयार किया, रेडियम तत्व से तैयार किया तथा उन्हें सोने की पतली चादर से गुजारा पास किया। मैंने गुजारा, मैंने गुजर गया सोच रही हो पाया गुजारा एवं निम्न जानकारियां दी। समझ में आया? अब देखो, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ एग्जाम में
कि अल्फा प्रकीर्णन मॉडल एटम का किसका था? रदरफोर्ड का। अब इसी मॉडल में रदरफोर्ड जो है वह किसके बारे में जानकारी दे देंगे? न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस के खोज करता कौन? रदरफोर्ड। किस उन्होंने रिसर्च में न्यूक्लियस की खोज की थी? तो अल्फा स्कैटरिंग रिसर्च में। ठीक है। अल्फा किरण जो होता है यह कैसा होता है? इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है या न्यूट्रल होता है? पॉजिटिव। कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। अल्फा किरण कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। आई बात समझ में? अब क्या होगा इसमें समझना। अगला पॉइंट देखो, रदरफोर्ड ने कितने अल्फा रे प्रोड्यूस किए? 20,000, 20,000। और 20,000 अल्फा रे को किस एटम से गुजारा? तो सोने के एक पतले चादर से। और ये अल्फा रे बनाया किससे था उन्होंने? रेडियम से। और 20,000 इन अल्फा रे को एक सोना का पतला चादर से यानी गोल्ड के एटम से उन्होंने पास किया था। तो इसको समझिएगा पहले, फिर इसका इंफॉर्मेशन लिखा देते हैं। जो सोना का एक चादर था, मान लो यहां पर एक गोल्ड सीट है, सोने का पतला चादर। अब इस गोल्ड सीट से क्या पास करना है? अल्फा रे, जो कि तैयार हुआ है रेडियम से। चार्ज कैसा है उस पर? पॉजिटिव। लिख लेना बगल में, याद रखना है। अब न्यूक्लियस तो किसी ने देखा था नहीं कि देख लिया था? नहीं देखा था। लेकिन इस सोने के चादर में न्यूक्लियस रहेगा, रहेगा ना न्यूक्लियस जी। यहाँ पर गोल्ड सीट में इसके केंद्र में यहाँ पर न्यूक्लियस पहले से है। यह इसका नाभिक है, जिस नाभिक में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ये दो चीज इसमें है। अब गोल्ड सीट, उन्होंने गोल्ड सीट से अल्फा रे को पास कराया। तो ध्यान से समझना। देखो, कुछ अल्फा रे जो था वह पास होता गया और सीधा निकल गया, और भी अल्फा रे गया और डायरेक्ट क्या निकलते गया? इससे सीधा निकलते गया। अल्फा रे पेनिट्रेट कर करके इसे आगे बढ़ गया। और अल्फा रे गया, और कुछ अल्फा रे ऐसे थे जो जा करके सेंटर से टकराए। ठीक है। और सेंटर से टकरा करके साइलेंट मूव कर गए। साइलेंट माने तिरछा। ठीक है। अल्फा रे जो था यह साइलेंट मूव कर गया, साइलेंट मूव कर गया यानी तिरछा निकल गया। कुछ और अल्फा रे गया जो यहाँ से टकराया और कैसे निकल गया? तिरछा। ये भी आपका साइलेंट निकल गया अल्फा रे। और बाद बाकी अल्फा रे सीधा सीधा पास होते चला गया। अब समझना इसको, इन्होंने क्या कहा कि एटम का जो मध्य भाग होता है वो बहुत कठोर होता है, और उससे अल्फा रे कहां चला गया? तिरछा चला गया। अब अल्फा रे जो है यह किस नेचर का है? पॉजिटिव है। अगर एटम का सेंटर निगेटिवली चार्ज्ड होता तो इस पॉजिटिव अल्फा रे को क्या करता? अट्रैक्ट कर लेता। तिरछा भागने देता? नहीं भागने देता। इन्होंने क्या कहा कि एटम का जो मध्य भाग होता है, मिडिल पार्ट होता है, वह भी कैसा चार्ज्ड होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। एटम का मध्य भाग जो है वह पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। घनायन होता है, ऋणायन नहीं, घनायन होता है, जिसके कारण अल्फा रे भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और वो उसको क्या करा? रिपेल कर दिया। अब 20,000 जो अल्फा विकिरण थे, उस 20,000 अल्फा विकिरणों में से केवल एक अल्फा विकिरण ऐसा था जो एटम के बीचों बीच सेंटर से टकराया और वापस जो था वह उसी दिशा में, थोड़ा सा नीचे से इसको दिखा देते हैं, ऐसे ऐसे सेम डायरेक्शन में निकला और वो वापस रिफ्लेक्ट होकर के चला आया। यह अल्फा रे। कितना अल्फा रे? 20,000 में से एक अल्फा रे। तो उन्होंने क्या कहा कि एटम का मध्य भाग इतना कठोर होता है कि इसे भेदने की क्षमता किसी भी किरण में नहीं है। तो रदरफोर्ड ने कितना इंफॉर्मेशन दिया? 3 इंफॉर्मेशन। पहला इंफॉर्मेशन, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, दैट्स व्हाई मोस्ट अल्फा रे पास्ड इट इजीली। ठीक है। एटम का अधिकांश भाग खोखला होता है, जिसके कारण अल्फा विकिरण इसे आसानी से पास कर जाता है। दूसरा भाग क्या कहा? एटम का मध्य भाग पॉजिटिव चार्ज होता है, घनायन होता है, जिससे टकरा करके अल्फा विकिरण तिरछे चली गई।
तीसरा बात क्या कहा, एटम का मध्य भाग अत्यंत कठोर होता है जिसके कारण अल्फा विकिरण इसे भेद नहीं कर सकी और वापस रिफ्लेक्ट होकर के चली आई। ये 3 इंफॉर्मेशन दिया। क्लियर है? तो पहला इंफॉर्मेशन लिखिएगा, ये पहले बना लीजिए उसके बाद लिखिएगा। फिर तिरछा नहीं जाता, रुक जाता वहीं पे, और पास भी नहीं होता, उसका न्यूक्लियस ही उसे रोक देता वहीं पे। हाँ ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, गोल्ड सीट है ये। पॉजिटिव, ये साइलेंट, तिरछा घूम गया, साइलेंट मूव। तिरछा गति। आगे बढ़ें। हो गया? इंफॉर्मेशन में लिखिएगा पहला इंफॉर्मेशन लिखिएगा, मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, सो अल्फा रेज पास्ड इट इजीली। हिंदी वाले लोग लिखेंगे परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, जिससे अल्फा विकिरण आसानी से पास कर जाती हैं। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, सम अल्फा रे डिस्टर्ब एट द सेंटर ऑफ एटम एंड मूव silent, so center of atom is positively charged। हिंदी वाले लोग लिखेंगे कुछ अल्फा विकिरण परमाणु के नाभिक पर विचलित हुई एवं तिरछे निकल गई। परमाणु के नाभिक पर विचलित हुई एवं तिरछे निकल गई।
तिरछे निकल गईं। इसका मतलब परमाणु का मध्य भाग, परमाणु का मध्य भाग घनावेशित 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 होता है। हो गया। और तीसरा पॉइंट लिखिएगा, फ्रॉम 20,000 अल्फा रेज, कॉमा 1 अल्फा रे return from the center of atom, from the center of atom, then Rutherford state that state about न्यूक्लियस। हिंदी वाले लोग लिखेंगे 20,000 अल्फा किरणों से 20,000 अल्फा किरणों से एक अल्फा किरण नाभिक से टकराकर वापस आ गई, तब रदरफोर्ड ने परमाणु के केंद्र को न्यूक्लियस, परमाणु के केंद्र को न्यूक्लियस कहा। चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किन्हीं को। एक और हम लोग देख लेते हैं, लिखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एटॉमिक मॉडल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एटॉमिक मॉडल विद्युत चुंबकीय परमाणु मॉडल। डैश देकर के लिखिएगा, दिस मॉडल वाज गिवन बाय मैक्सवेल। यह मॉडल मैक्सवेल द्वारा दिया गया। ठीक है, मैक्सवेल द्वारा दिया गया। अब देखो मैक्सवेल जो है इसका नाम केमिस्ट्री में कम आता है, बस यही आता है। इसका नाम कहाँ आता है? फिजिक्स में आता है। ठीक है, मैक्सवेल का थ्योरी फिजिक्स में है, लेकिन बुद्धि लगा दिया केमिस्ट्री में, गलत थ्योरी दे दिया। ठीक है, अपना फील्ड छोड़ने का प्रयास किया तो गलत थ्योरी दी। क्या कहा ये? देखो इसने केवल एक बात कही, इसने ये कहा कि देखो भाई बात तो सही है। अब रदरफोर्ड ने भी ये बताया था कि वृत्तीय पथ पर कौन गति करता है? इलेक्ट्रॉन गति करता है, ये रदरफोर्ड ने बताया था। तो ये थोड़ा सा अपना बुद्धि क्या लगाया, ये कहा कि कोई भी वस्तु, कोई भी बॉडी जब वृत्तीय पथ पर गति लगाती है, सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, तो धीरे धीरे उसकी ऊर्जा जो होती है, उस ऊर्जा का क्या होता है? ह्रास होता है, उसकी ऊर्जा घटते चली जाती है। और जब उसकी ऊर्जा घटेगी और एक निश्चित समय के बाद शून्य हो जाएगी, तो वह इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक में गिर करके क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। बस इतना ही थ्योरी किसने दिया? मैक्सवेल ने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एटॉमिक मॉडल में कहा कि कोई भी वस्तु जब वृत्तीय पथ पर घूमती है तो उसकी ऊर्जा का ह्रास होता है और
ऊर्जा शून्य होने पर वह अपने नाभिक में गिर करके समाप्त होगी, फिर एटम डेड हो जाएगा, जबकि यह बात बहुत ही अधिक गलत था। ठीक है, इस मॉडल का खंडन किसने किया? नील्स बोर ने। तो जब नील्स बोर आए तो उसके इस मॉडल को सुधार दिया और इसके आगे उन्होंने काम किया। यहां तक तो पता चल गया है ना कि कुछ आपका न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में चेक किया गया। पूछा जाए आपसे कि न्यूक्लियस का खोज का, इसमें न्यूक्लियस में जो आपका प्रोटॉन होता है उसका खोज किसने किया था? तो किनका नाम लीजिएगा? रदरफोर्ड का, नॉट गोल्डस्टेन। खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। पॉजिटिव चार्ज है उसके अंदर, ये खोजा किसने था? रदरफोर्ड ने। अब मान लो यहां पर वो चेक किया खखोर करके, देखा कि कुछ पॉजिटिव निकल रहा है, तो पॉजिटिव लेकर के वो गया मार्केट में, हल्ला करने लगा, देखो हमने कुछ खोज दिया, इसमें से पॉजिटिवली चार्ज है। तो बैठा था गोल्डस्टेन, वो कहा कि दिखाओ हमको, ले जाके दिखाया, तो गोल्डस्टेन केवल क्या किया? उसका नाम रख दिया, क्या? प्रोटॉन। खोजने वाला था रदरफोर्ड, नामकरण करने वाला कौन था? इसलिए दो क्वेश्चन यहां से आते हैं जिसमें बार बार गलतियां होती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटॉन के आविष्कारक कौन थे, तो रदरफोर्ड, और प्रोटॉन नामकरण करने वाले कौन थे, तब कहेंगे आप गोल्डस्टेन। बात आया समझ में? जो इलेक्ट्रॉन था तो पहले ही चचा खोज दिए थे। कौन चचा? थॉमसन। तरबूज खिला खिला के खोजे थे। ठीक है, तो ऊर्जा का यहां पर क्या होता है? ह्रास होता है। यह बात किसने कही थी? मैक्सवेल ने। ठीक है, एक पॉइंट लिखिएगा, चैडविक। न्यूट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, बस प्रोटॉन तक रह गए थे। बाद में आया जब चैडविक, तो और थोड़ा सा घुसा उसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, तो पाया कि न्यूट्रॉन भी वहां पर पड़े हुए हैं। चलिए, हो गया। उन्होंने केवल अल्फा स्कैटरिंग मॉडल में क्या पता चलेगा? क्या पता चलेगा कि सेंटर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो केवल प्रोटॉन। न्यूट्रॉन तो आपका न्यूट्रल है, तो उसके बारे में अल्फा किरण से कोई जानकारी नहीं मिलेगी, इस कारण से उनका कुछ नहीं है। लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, if electrons revolve in circular path, then it lose their energy and finally falls into nucleus and atom becomes dead। हिंदी वाले लोग लिखेंगे, मैक्सवेल के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पर गति करता है, जब इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पर गति करता है, तो उसकी ऊर्जा का ह्रास होते रहता है, तो उसकी ऊर्जा का ह्रास होते रहता है और अंततः ऊर्जा शून्य होने पर यह नाभिक में गिर के समाप्त हो जाता है, नाभिक में गिरकर समाप्त हो जाता है। क्लियर है? अब देखो, अब कौन वैज्ञानिक आया? नील्स बोर। तो नील्स बोर के मॉडल को हम लोग कहते हैं बोर्स-बॉरी मॉडल। ठीक है, अब पहले इसको समझ लेते हैं, फिर लिखिएगा। बोर्स-बॉरी मॉडल किसने दिया? नील्स बोर ने दिया। अब ये क्या कहा? नील्स बोर ने कहा कि एटम के मध्य में न्यूक्लियस है, ये ठीक है, पता चल चुका है रदरफोर्ड के द्वारा, और जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, यह इलेक्ट्रॉन बहुत तेज गति से घूम रहा है, एकदम छटपटा के घूम रहा है।
अब यहां पर ये जो मूव कर रहा है तो यह कितना भी घूमे इसकी ऊर्जा के स्तर में कोई बदलाव नहीं आएगा। यह किसने बताया? नील्स बोर ने बताया कि ऊर्जा में कोई यहां पर परिवर्तन नहीं आएगा, कितना भी तेजी से यह घूमे इसकी ऊर्जा जो होगी वो बदलेगी नहीं। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसे भी होते हैं जब ऊर्जा का स्तर इसका बढ़ जाए। अब यहां पर है आपका K, L, M और N, ठीक है। अब यहां पर जो दो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, यदि इनके ऊर्जा का स्तर बढ़ जाए तो यह अपनी इस कक्षा को छोड़ करके किधर शिफ्ट कर जाते हैं? अगली कक्षा में। यहां का एनर्जी लेवल बढ़ेगा तो किस कक्षा में जाएंगे? इस कक्षा में। और एनर्जी लेवल बढ़ेगा तो अगली कक्षा में जाएंगे। तो ऊर्जा का पहली बात, इलेक्ट्रॉन कितने भी वृत्तीय पथ में घूमे उनकी ऊर्जा में कोई बदलाव नहीं आएगा, पहला इंफॉर्मेशन दिया। दूसरा, नील्स बोर ने कहा कि ऊर्जा के स्तर में बढ़ोतरी होने पर इलेक्ट्रॉन अपने अगले कक्षा में शिफ्ट हो जाते हैं, नेक्स्ट सेल में चले जाते हैं। और तीसरी जानकारी क्या दी कि यदि ऊर्जा का स्तर कम होता है तो वह बाहरी कक्षा से अंदर की ओर आते रहते हैं, यानी जो न्यूक्लियस नाभिक के जितना नजदीक रहेगा उसकी ऊर्जा स्तर उतनी कम रहेगी, और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितना दूर रहेगा उसका ऊर्जा का स्तर उतना ज्यादा रहेगा। 5वां क्लास में हो, खूब मन लगा करके पढ़ लिए। 6ठा में कुछ लोग क्लास टप जाता है, ज्यादातर तेज बच्चे जो होते हैं, हम लोग भी टप गए थे 5वां क्लास से टप के 6ठा में नहीं गए, सीधे कहाँ चले गए? 7वीं क्लास में चले गए। स्कूल के द्वारा आता था घर पर कि हाँ पढ़ने में ठीक है तो एक क्लास फाना दीजिए, तो उसको हम लोग कहते थे क्लास फान जाना। तो शुरुआत में तो समझ में आता नहीं था क्लास फानेंगे कैसे, है ना। फाने में ई क्लास में बाउंड्री है, फान के दूसरा क्लास। तो क्लास फान जाना मतलब क्या? आपके पास अगर पढ़ाई में आप ठीक ठाक हैं, क्लास में नंबर ठीक आता है तो आपको फना दिया जाता है। तो यहाँ पर भी इस पर ऊर्जा बढ़ता है तो क्या करता है? फान जाता है अगले क्लास में। अब मान लो 5वां से प्रमोट करके गए 7वां में फेल हो गए, तो 6ठा में थोड़े भेजेगा, 5वें में डाल देगा उठा के तुमको। कितनों फानोगे लास्ट में तो नीचे आ जाना है। तो ऊर्जा कम होने पर क्या होता है? टुवार्ड्स न्यूक्लियस, ठीक है। और ऊर्जा ज्यादा होने पर अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। क्लियर है? ये किसने बताया? नील्स बोर ने बताया। तो बोर्स बॉडी मॉडल में लिखिएगा डैश देकर के, दिस मॉडल वाज गिवन बाय नील्स बोर। This model was given by Niels Bohr. This model was given by Niels Bohr. ठीक है। पहला इंफॉर्मेशन लिखिएगा अकॉर्डिंग टू नील्स बोर। हिंदी वाले लोग लिखेंगे नील्स बोर के अनुसार there is no change in energy level. There is no change in energy level when electron revolve in circular path of atom. There is no change in energy level when electrons revolve in circular path of atom. हिंदी वाले लोग लिखेंगे नील्स बोर के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पर गति करता है, वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसकी ऊर्जा में कोई बदलाव नहीं होता, तो उसकी ऊर्जा में कोई बदलाव नहीं होता। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, when energy level increase, when energy level increase then electron move away from nucleus and shift another cell सेल मतलब SHELL, ठीक है, सेल या ऑर्बिट भी कह सकते हैं, ठीक है, ऑर्बिट या सेल एक ही है। अगला पॉइंट लिखिएगा, हिंदी वाले लोग लिखेंगे ऊर्जा बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर अगली कक्षा में माने 5वां से
फान गए सातवां में, अगली कक्षा में स्थित हो जाते हैं, अगली कक्षा में स्थित हो जाते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, व्हेन एनर्जी लेवल डिक्रीज, व्हेन एनर्जी लेवल डिक्रीज then electron move towards the nucleus, move towards the nucleus। हिंदी वाले लोग लिख लेंगे, ऊर्जा घटने पर इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आ जाते हैं। कोई दिक्कत? एनी दिक्कत? नो दिक्कत। चलो इसमें इतना क्लियर हो गया। अब एक बॉक्स बताओ, उसमें लिख लो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कौन कौन खो जाता है। एक 4 कॉलम बताइएगा। किस में? इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं बाबू। देख ये सब क्या है, ऑर्बिट है ना, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इसका ऊर्जा बढ़ गया, माने गर्मी है, ग्लूकोज पी लिया, तो ग्लूकोज पी लिया तो ऊर्जा क्या हो गया, बढ़ गया। तो बढ़ गया तो ये कहाँ चला आएगा, इस ऑर्बिट में। इसका भी ऊर्जा लेवल अगर बढ़ेगा तो अगली ऑर्बिट में आएगा, और ऊर्जा लेवल खत्म होगा तो किधर जाएगा, न्यूक्लियस वापस जाने लगेगा। तो क्वेश्चन यहाँ से क्या आएगा, क्वेश्चन यह आएगा, आपसे पूछेगा कि मैक्सिमम, ऑप्शन दे देगा, मैक्सिमम ऊर्जा का स्तर इलेक्ट्रॉनों में किस कक्षा में होता है, के, एल, एम या एन। तो क्या कह दीजिएगा, एन। सबसे कम ऊर्जा किस में होगा, के में। बस यही क्वेश्चन बनेगा नील्स बोर से, बाद बाकी कुछ नहीं आएगा। हाँ बोलो ना। अब एनर्जी लॉस करने का भी कुछ सर्कमस्टांस होगा, परिस्थिति होगी, जब वो केमिकली रिएक्ट करेगा किसी से तब ऊर्जा के स्तर में ह्रास होगा या बढ़ोतरी होगी। किसका, न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का कोई रिलेशन ही नहीं रहेगा। ठीक, अस्सी जूल, 100 जूल कैसे रहेगा। हाँ, उन्हें घूमने में तो एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन ऊर्जा का स्तर घटा तो नीचे ही वो आएगा ना, निचले शिफ्ट में। तो एनर्जी तो चूंकि वो बाहरी ऑर्बिट में ही लॉस कर चुका है, ठीक है। अब ऐसे लॉस एनर्जी करेगा नहीं, वो केमिकली रिएक्ट होता है ना तब। अब एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन जो है तो वहां पर एनर्जी लेवल में बदलाव आएगा, तब जाकर के वो नीचे आएगा। क्लियर है। 4 बॉक्स बनाइएगा, एक में लिखिएगा कण खोजकर्ता द्रव्यमान आवेश, ठीक है। इतना छोटा छोटा तुम मत बना लेना। पहला में लिखना पार्टिकल, मतलब कण, पार्टिकल 3 ही लिखना है, 3 बॉक्स, 1 2 3 पार्टिकल। दूसरे में लिखना है डिस्कवरर, खोजकर्ता, डिस्कवरर, खोजकर्ता। तीसरा में लिखिएगा चार्ज, चार्ज, आवेश। चौथा में लिखिएगा मास, द्रव्यमान, मास, द्रव्यमान। 4 कॉलम बनाना है। पहला में कण या फिर पार्टिकल, दूसरा में लिखिएगा डिस्कवरर, खोजकर्ता, तीसरा में लिखिएगा द्रव्यमान, मास, चौथा में चार्ज। हो गया। पहला लिखो इलेक्ट्रॉन, पहला लिखिएगा इलेक्ट्रॉन। खोजकर्ता में लिखिएगा जे थॉमसन, जे थॉमसन। सन का जरूरत नहीं है लेकिन लिख लो 1897, 1897, 1897, जरूरी नहीं है इसका याद रखने का। द्रव्यमान, मास में लिखिएगा, मास, द्रव्यमान में लिखिएगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, 9.1 इंटू 10 के पावर -31 kg। चार्ज कैसा होगा, निगेटिव,
चार्ज कितना कैसा निगेटिव, और चार्ज पूछे कितना होगा तो क्या कहोगे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, लिख लेना -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, हो गया, क्लियर है। चलो दूसरा प्रोटॉन, प्रोटॉन खोजकर्ता कौन, नामकर्ता कौन, दोनों लिख लो, दोनों लिख लो, बट ना अब गोल्डस्टीन का नामकरण किया था, आप लिख दिए हैं तो ठीक है, लेकिन खोजकर्ता में ही गोल्डस्टीन लिखे हो, ये ना कर रहे हो। हाँ ना तो रदरफोर्ड कर लो तुम, इसमें खोजकर्ता में गोल्डस्टीन नामकरण कब किया था 1919 कुछ किसी और चीज के लिए फेमस है, जालियांवाला बाग के लिए। उसी समय सोचो ये खोज कर रहा था, उस समय इसको शोक करना चाहिए तो ये खोज कर रहा था। हो गया 1919 लिख लेना। द्रव्यमान लिखना 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 kg, 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 kg, हो गया। चार्ज पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन पर है ना वही इस पर भी होगा, खाली आगे प्लस लगा लेना, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जो इलेक्ट्रॉन पर है वही इस पर भी, आगे खाली प्लस लगा देना। हो गया। न्यूट्रॉन में लिखिएगा चैडविक, तीसरा न्यूट्रॉन। खोजकर्ता लिखिएगा चैडविक, ब्रैकेट में लिखिएगा 1900। द्रव्यमान लिखिएगा 1.6748 इंटू 10⁻⁻27 kg, 10⁻⁻27 kg। चार्ज में लिख लीजिएगा, चार्ज नो चार्ज। क्लियर है? ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे किया जाएगा। हाँ? अभी नहीं, वो समय आएगा तब।